14 जनवरी को, जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन अब आगे क्या, ये बड़ा सवाल है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं? अखिलेश यादव संग आई उनकी तस्वीर तो यही इशारा करती है, लेकिन मौर्य की बेटी ने इससे इनकार कर दिया है। वहीं मौर्य ने खुद सपा में जाने की बात पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई है। दूसरी ओर बीजेपी के किसी बड़े नेता ने या केंद्रीय नेतृत्व ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ संपर्क नहीं किया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने की भनक पहले से थी, इसीलिए इनके इस्तीफे के बाद भी कोई संपर्क नहीं साधा गया। पहले कहा जा रहा था कि उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। पर आरक्षण से लोग चयनित होते हैं। ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, चाहे राष्ट्रीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे प्रांतीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, सरकारी प्रतिष्ठान के साथ साथ अर्ध सरकारी और साथ ही सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा पोषित जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी में आरक्षण के माध्यम से भर्तियां होती हैं। और इन सभी संस्थानों को बारी बारी से ये निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। और निजी क्षेत्रों में जाने का मतलब आरक्षित वर्ग के लोगों का आरक्षण का सुपड़ा साफ। इनकी इस घिनौनी साजिश और पाप का मैंने खुलासा किया। एक चीज, दूसरी चीज, वहीं पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने शायद नहीं देखा होगा कि किसान लगातार सालों साल आंदोलन करते रहे। इनके 14 जनवरी को कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं, जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं, न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत। बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। आज संगठन की बात है। जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। क्या वजह रही है क्या उनका छोड़ने की भारतीय जनता पार्टी? अपने अभी इस्तीफा में पिताजी ने भी आप लोगों के बीच में प्रेस नोट हुआ ही है, उसमें पूरी साफ साफ चीज़ दिखे दी है। तो और आज गए भी थे, मुलाकात करी, तो क्या आप? मैं अभी सीधे 6 से आ रहा हूँ और आपके बीच में अभी आया हूँ, अभी अंदर तक नहीं गया हूँ। तो चुनाव लड़ेंगे आप? अब वो पार्टी तय करेगी, पिताजी तय करेंगे, उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है। अगर पार्टी चाहेगी पार्टी में काम करना तो मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से काम करूंगा, और पार्टी अगर चाहेगी मैं क्षेत्र में काम करूं तो मैं क्षेत्र में। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर इन दिनों सियासी पारा चढ़ रहा है। फिलहाल मौर्य और उनसे जुड़े विधायक जिन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, उनको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी कुछ बोला नहीं 5 साल में। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है। वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज़्यादा दलितों के लिए
और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, आवास की ले लीजिए प्रधानमंत्री आवास, आप टॉयलेट्स ले लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, आप कोई भी योजना पकड़ लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया। मैं ये जो सरकार है मोदी योगी की वो कर रही है। और आपने 5 साल उसके गुण गाए, मगर आज जब छोड़ रहे हो चुनाव के मौके पे तो कोई ना कोई और कारण है जो आप खुलासा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़े बड़े जो विश्लेषक थे उन्होंने बहुत कुछ बोला है 2017 में। देखिए, जो लोग भी सामंती सोच के खिलाफ हैं, जो लोग चाहते हैं पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर का उत्थान हो, किसान तरक्की करे, उत्तर प्रदेश तरक्की करे, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किसको कहां और कैसे रखना है। जो मंत्री है मिस्टर मौर्य, जिसने बीजेपी का त्याग किया, मंत्री पद से त्यागपत्र दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनके बारे में ये कथा है, दंत कथा है कि ये सांप को हवा की दिशा में जाती है राजनीति, उनका अंदाज़ा सबसे पहले आता है। जब ये महाशय समाजवादी पार्टी में चले गए, उसका मतलब ये है, तो अंदाज ये है कि गोवा में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। यूपी में? हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में लगातार घमासान मचा हुआ है और इस घमासान का पहला शिकार बीजेपी हुई है। जो तोड़फोड़ कल मंगलवार को हुई थी, अब उसका असर धीरे धीरे कम करने की कोशिशें दिल्ली से बरकरार हैं और दिल्ली में एक बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की चल रही है टिकटों को लेकर। और यह भी खबर आ रही है कि तकरीबन 17 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा रहे हैं। अब 17 विधायकों के अगर टिकट काटे जा रहे हैं तो फिर घमासान होना लाजमी है और उनका टूटना भी लाजमी है और दूसरे दलों से संपर्क करना भी जरूरी है, क्योंकि सत्ता मनुष्य जीवन का वो चरम सुख है जिसके लिए व्यक्ति अनंत तक प्रेरित रहता है। और जो व्यक्ति राजनीति में आ जाता है उसको ये प्रेरणा स्वतः ही मिलती रहती है। जैसे कल ये प्रेरणा स्वामी प्रसाद मौर्य को प्राप्त हुई कि 5 साल से जिस पार्टी के साथ थे वो पार्टी दलितों की, वंचितों की, शोषितों की उपेक्षा कर रही है, उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है और उनको एकदम ये आभास हुआ कि ऐसी पार्टी को छोड़ देना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब लगे हैं नए जोड़ तोड़ में, कैसे सत्ता में बने रहें। लेकिन इस और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। देशबंधु दीक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी से, हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर रविकांत राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले देशबंधु दीक्षित आपके पास आएंगे। देशबंधु दीक्षित जी, ये तो कोहराम हो गया आपके यहाँ तो, और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फेल्योर है बड़ा। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन जो हुआ उसकी कैसे समीक्षा करेंगे? पिछला जो घटनाक्रम है कल 11 बजे से और अभी तक का जो घटनाक्रम है उसका जरा एक बार विश्लेषण और समीक्षा कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोहराम नहीं बचा है, ये लोकतंत्र का पर्व है और सबको आने जाने का अवसर है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो देखिए 5 साल उनको पद दिया गया, प्रतिष्ठा दिया गया हमारी पार्टी में। उनकी बेटी संगमित्रा जी बदायूं से लोकसभा सांसद हैं। अब उनको जो है बुढ़ापे में जो है उनका जो है मन बदल रहा है, क्या कहिए, उनको अपने राजनीतिक विरासत की खेती अब समाप्त है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो कहीं भी जा सकते हैं और चुनावी बेला में हर आदमी स्वतंत्र है। तो ये सर जो विचारधारा
आपकी जो कही जाती है विचारधारा से गढ़े हुए लोग, विचारधारा से बढ़े हुए लोग, विचारधारा से पढ़े हुए लोग, ये विचारधारा, इतनी रैलियां हुई, उत्तर प्रदेश के विकास की बात हुई, पूरा एकदम ऐसा जो पिछले दिनों रैलियों में दिखाया गया, जो दिखा लोगों को, वो कहीं लग नहीं रहा था कि लोग भी समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला, आपके नाक के नीचे विधायक बदल गए आपके। देखिए, आपने जो बात कही उस बात से मैं पूर्णतः असहमत हूँ। रही बात, आपने कहा रैलियों का जिक्र किया, तो रैलियों में हमारी भीड़ ने हमारे सबका साथ सबका विश्वास के मूल मंत्र, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसको सार्थक सिद्ध किया। अब रही बात, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो हमारी पार्टी वैसे भी परिवारवाद और क्षेत्रवाद और जातिवाद के सख्त खिलाफ रही। जब मान्यवर, आपका चैनल बहुत संभ्रांत चैनल है, मैं कहना चाहूंगा, पहले उनको माननीय मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री बनाकर, माननीय विधानसभा में विधायक बनाकर भेजा गया। फिर उनकी पुत्री संघमित्रा को हमारी पार्टी ने योग्य समझा और बदायूं से लोकसभा सांसद। अब वो इसको, इस राजनीतिक गर्व को वो जो है व्यापार समझने लगे और अपने पुत्र के लिए भी जो है टिकट मांगने लगे। इस नाराजगी को हम नहीं दूर कर सकते। और जहाँ रही बात हमारी पार्टी की बात, तो हमारी पार्टी सिद्धांत और अनुशासन, एक ही परिवार के सभी सदस्यों को टिकट दे दिया जाए और बाकी और भी जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके साथ ये अन्याय होगा। बिल्कुल। बाकी वह स्वामी प्रसाद स्वयं समझदार हैं। केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी छोड़कर जाना और सत्ता की जो है बार्गेनिंग करना, ये उनको मुबारक हो और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। बिल्कुल। हिमांशु वाजपेयी जी, हिमांशु वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आपको? दो चार राजनीतिक आदर्श की बातें आप भी बता दीजिए समाजवादी पार्टी के बारे में। सवाल तो हम पूछते ही रहेंगे, आप बता दीजिए। हमारे भाजपा के साथी अभी मौर्य जी के परिवारवाद पर बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, लेकिन जब मौर्य जी की बेटी को टिकट बदायूं से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का दिया था, उस वक्त उन्हें परिवारवाद का एहसास नहीं हुआ। आज जब ये कह रहे हैं कि वो अपने बेटे के लिए भी टिकट चाह रहे हैं, तब इन्हें परिवारवाद का एहसास हुआ कि मौर्य जी परिवारवादी व्यक्ति है और परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल पर एक बार पहले भी बता चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं। अगर परिवार पर इनके नेताओं के लिए लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो अभी हमारे साथी जवाब नहीं दे पाए। दूसरे के परिवारवाद पर ये इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। देखिए, और रही बात जहाँ तक मौर्य जी की है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लेकिन सर सस्पेंस चल रहा है, अभी आपने भी फोटो पुराना डाला है हिमांशु जी। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हमने तो और जल्दबाजी करी है फोटो डालने में आपने, ये भी आरोप है बीजेपी का, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ कहने को और कुछ सुनने को नहीं, ज्ञानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली कहावत है। और मैं एक बड़ी बात आपसे अहम बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर अन्य दलों के लोग आते हैं, शामिल होते हैं, जो कि चुनावी समर है, इसमें लोग आएंगे भी और जाएंगे भी, ये स्वाभाविक सी बात है। को शामिल हो रहे हैं, बसपा के लोग हो रहे हैं कुछ शामिल, चल रही बातचीत। हाँ, बताइए। मैं आ रहा हूँ, अभी तो बहुत आने वाले समय में हर एक दिन आपको एक नई खबर के साथ मिलेगा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोई नेता इनकी पार्टी छोड़कर विपक्ष में जाता है या विपक्ष के किसी दल को ज्वाइन करता है, तो इनके आईटी सेल की जो भाषा उसको लेकर होती है, ये उसको कचरा बोलने लगते हैं, कभी कुछ बोलने लगते हैं। और अगर आप त्रिशूल जी 2017 में जब इनकी सरकार बनी थी, तो उसका आकलन कर लीजिए और देख लीजिए उसमें कितने प्रतिशत विधायक वो थे जो अन्य दलों से छोड़कर आए थे और इन्होंने टिकट दी थी और वो विधायक चुनकर आए थे। उस वक्त इनकी विचारधारा काम नहीं कर रही थी, उस वक्त इनके जहन में परिवारवाद या गरीबी उन्मूलन इस तरीके की चीजें इनके जहन में नहीं थी। उस वक्त इनके जहन में सिर्फ सत्ता प्राप्ति थी, किस तरीके से सत्ता प्राप्त करी जाए। और जिन लोगों की विचारधारा को ये सालों से, दशकों से कोसते आए थे, वही सब इनकी पार्टी में समाहित हो गए। अब विषय ये है, डिटर्जेंट हो गया खत्म। अब जब डिटर्जेंट खत्म हो गया है, पर ये जो
इनको छोड़ छोड़ के लोग, इनके ऊपर से विश्वास जब लोगों का समाप्त हो गया है, राजनीतिक जो हमारे दल है इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और भागेंगे, आगे भी छोड़ेंगे इनको, क्योंकि स्थिति ये है कि अपने समाज में जवाब देना है। अभी ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं, 69,000 भर्ती से हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवान 1% संघर्ष कर रहे हैं और अब आप 27,000 भर्ती हम कर लेंगे, इसका मतलब एक वर्ष से आप झूठ बोल रहे थे, एक वर्ष से आप उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। तो इस प्रकार इन्होंने जो अभी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे, कल भी मैंने आपके चैनल पे ही बैठ के कहा था कि अगर सबका साथ सबका विकास का नारा है तो फिर ये 80% और 20% पर बयान क्यों योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ रहा है। अब इनकी पोल खुल चुकी है, इनके झूठे दावे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और तमाम तरीके के दावे जो योगी आदित्यनाथ चुनावी मंचों से करते हैं, उनको जनता भी जान चुकी है और इनके साथ जुड़े लोग वो भी जानते हैं कि उनको अब अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाना है, अपनी जनता से रूबरू होना है, उनको बताना है क्या कहने को क्या है उनके पास, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, 5 साल की क्या उपलब्धि सरकार की बताएंगे। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, सवाल मैं आपसे तो इस तरह पूछता हूं कि भारत में विलुप्त होते हुए राजनीतिक आदर्श और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम सिद्धांतों का त्याज्य करती हुई राजनीतिक पार्टियां, इस पर टिप्पणी आपकी मैं चाहूँगा। इस तरह का सवाल करना पड़ रहा है आपसे, क्योंकि अब भाषा को कहीं तो संयमित रखा जाए, क्योंकि जिस तरह भाषा भी गिरती जा रही है राजनीति में लगातार, उसका भी ह्रास होता जा रहा है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखिए, राजनीति में आदर्श की बात करना मुझे लगता है कि अब तो बहुत मुश्किल चीज है। राजनीति अब केवल वोट जुगाड़ करना और सत्ता में पहुंचना, यही केवल एक मकसद रह गया है। एक जमाना था कि राजनीति समाज सेवा करने के लिए आ रहे हैं, उस समय सादगी को लोग पसंद करते थे। इस समय कौन कितने बड़ी गाड़ी में चल करके आ रहा है, कौन कितने अच्छे कपड़े पहन करके आ रहा है, कितना बड़ा वो बाहुबली है, कितनी दौलत उसके पास है, कितना वो अनैतिक है, कितना बड़ा अपराधी है। मुझे लगता है कि ये आज के राजनीति के सेट मूल हो गए हैं। तो जो जैसे तो तुम उस पे एक लोकेशन डालो कि सहारा सिटी होम्स। जी रविकांत जी, आ जाओ रविकांत जी, आवाज आ रही है आपकी? नहीं, आवाज तो आ रही है, लेकिन ये जो बीच में डिस्टरबेंस होता है। हाँ हिमांशु जी, आपकी आवाज आ रही थी जी, बताइए रविकांत जी। हाँ, नहीं तो अब तो राजनीति में आदर्श की तो कोई बात की ही नहीं जा सकती है। अब विशुद्ध रूप से वोट जुगाड़ू राजनीति हो गई है और सत्ता में पहुंचने का माध्यम है, और सत्ता में जो पहुंचता है वो फिर वहां मलाई काटता है, और ये सब अब सारी चीजें जग जाहिर है, कुछ भी उसमें छिपा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़ा पहले बात करने लगते हैं। मसलन ओम प्रकाश राजभर, वो पहले छोड़ करके चले आए। उन्होंने एक एजेंडे पर बात की कि साहब हम तो आरक्षण की बात कर रहे थे, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो नहीं हुआ तो हम छोड़ करके आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल सरकार में रहने के बाद अचानक घुटन महसूस करने लगे, दलितों और पिछड़ों के अन्याय का उन्हें एहसास अब जाकर के हुआ। तो लेकिन ये सब है नहीं, ये दरअसल मौसम विज्ञानी है। माना यह जाता है कि जब भूकंप आता है तो उसमें 2 जीव खास करके, कुत्ते और सांप, ये बहुत पहले अलर्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जनता की नब्ज क्या है, उसमें 3 तरह के लोग माने जाते हैं। एक तो नेता खुद, दूसरा प्रशासनिक अधिकारी और तीसरा माफिया। इन तीनों की गति जिधर होने लगे, समझ लीजिए कि जनता का रुझान उधर है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कल्टी मार चुके हैं इस समय, तो समझ लीजिए कि जनता अब किधर देख रही है। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का सर अभी तो सिक्का खड़ा हुआ है बिल्कुल बीच में, अभी गिरा नहीं है सर, अभी सिक्का खड़ा हुआ है, बिल्कुल बीच में खड़ा है सर। रविकांत जी, नहीं, वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि जनता की नब्ज को, जमीन की नब्ज को सबसे बेहतर तरीके से वही नेता जानते हैं। ये पत्रकारों का दावा मुझे लगता है कि उतना पुख्ता नहीं है। तो अभी जो लोग आ रहे हैं अचानक छोड़ करके, ये लोगों के नब्ज को जान रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं।
और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रवक्ता बैठे हैं, वो अपना डिफेंड जरूर करेंगे जी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो किसान है वो पहले 3 बिलों को लेकर के आंदोलन रत था, बाद में वो बिल वापस हुए, लेकिन उसके बाद क्या है, आवारा पशुओं के कारण वो रात को सो नहीं पा रहा है इस ठंडी में। वो जब निकलता है खेत की रक्षा करने के लिए, रखाने के लिए, तो वो गालियां बकता है सरकार को। वहां से लेकर के आप चले आइए कोरोना काल में जो देखा गया, चाहे वो पहले मजदूर आ रहे हो तड़पते हुए, पैदल चलते हो, उसके बाद मिडिल क्लास के हालात देख लिए, जब उसके पास अस्पताल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दर दर के लिए भटक रहा था, तो वो हालात भी देखे। जब लाशें जलाई जा रही थी या गंगा में दफनाई जा रही थी, वो भी दृश्य इसी देश ने, प्रदेश ने देखा। इसके अलावा महंगाई चरम पर है, आमदनी लोगों की घटी है, जो नौजवान है 21 पेपर लीक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जो लोग मांग कर रहे थे उन बेचारों पर लाठियां चलाई गई इस सरकार के द्वारा। तो जो कानून व्यवस्था के नाम पर जो ठोको नीति चल रही थी, उसने इस देश के लोगों को इतना प्रताड़ित किया कि वो डर के मारे चुपचाप थे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। जनता की जो नाराजगी है वो सामने आने लगी। इसको इन नेताओं ने भांप लिया और फिर वो जहां गए, मैंने कहा ना कि हवा का रुख उधर है। तो और मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सिद्धांतवादी नेता है। जी बिल्कुल, वो केवल हवा का रुख देख रहे हैं। मैं आता मौसम विज्ञानी हूँ हो गए, रामविलास प्रोफेसर साहब पासवान आपके की तरह पास वो भी। आता हूँ। देशबंधु दीक्षित जी, अब मैं सवाल तो क्या करूं, सफाई दे दीजिए आप पहले। जो इतने सवाल इन्होंने कर दिए हैं, ताकि फिर मैं सवाल करूं। देखिए सवाल तो हैं, लोग तो कहीं ना कहीं सोचते ही होंगे। अब वो विकास के दृष्टिकोण से आप कैसे उसको भरपाई करते हैं, वो जरा बता दीजिए। मिनट का समय देंगे तो मैं प्रोफेसर साहब की सभी बातों का जवाब दूंगा। बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धिमत्ता का मैं कायल हूँ कि असफल प्रयोगों की जो श्रृंखला उन्होंने की। आपने अभी देखा, फोटो वायरल हो रहे हैं वीडियो पे। कभी तो वो मायावती को खुदा मान सकते हैं, कभी समय बनता है अवसरवादिता के लिए सत्ता की ही लालच में वो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। आज उनके बुद्धि विवेक कौशल का ये है कि मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इनकी विद्वता पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब रही बात प्रोफेसर साहब ने जो दूसरी बात कही मौसम वैज्ञानिक है, तो आपने देखा इससे पहले भी हमारे माननीय अखिलेश भैया ने असफल प्रयोग किए। 2017 में इन्होंने देखा, जो 2 ध्रुव विरोधी पार्टी रही, बुआ बबुआ का साथ, उसका क्या हश्र हुआ? जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। उसके बाद 2 प्रखर तेज राजकुमारों की जोड़ियों ने भी साइकिल का साथ दिया, उसका क्या हश्र हुआ? या आपने देखा। अब रही बात अवसरवादिता की, इनको पार्टी में पद प्रतिष्ठा कैबिनेट मंत्री बनाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान दिया। इनकी पुत्री को बदायूं से लोकसभा सांसद होने का भी इनाम हमारी पार्टी ने दिया। लेकिन अब इनको लगता है यहाँ से ज्यादा राजनीतिक बार्गेनिंग, या इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं दलाली, इनको अपने पुत्र के लिए भी टिकट चाहिए। और ये जो राजनीतिक व्यापार बना के आते, ये लोग कहते हैं सेवा समर्पण भाव से आते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ। और जो हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि जब ये इनकी पार्टी में आते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। दूसरे, देखिए, आदमी अपने स्व विवेक से निर्णय लेता है। आपके माननीय अखिलेश भैया ने भी 2 बार असफल प्रयोग कर लिए, और असफलतम प्रयोग करने का हमारे राहुल गांधी बाबा को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए कि वो हर चुनाव में एक असफलतम प्रयोग करते हैं। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र है ये आप जानते हैं। इसी और उत्तर प्रदेश की जनता हमारी बहुत समझदार है। 2014 से लेकर विगत 2022 तक जितने भी चुनाव हुए, सभी परिप्रेक्ष्य में लगभग 50% के आसपास वोट पाकर इसी जनता का, जनार्दन का आशीर्वाद लेकर आज हम प्रदेश में और देश में दोनों जगह अच्छी सरकार चला रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, असफलतम प्रयोगों की यह श्रृंखला का एक दौर
और आप देखेंगे और 10 मार्च को इसकी इतिश्री हो जाएगी जब भारतीय जनता आ रहा हूं पार्टी मैं, की हिमांशु जी। सरकार पुनः बहुमत से फिर अपनी एक बार पुनः सरकार बनाएगी। देशबंधु जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे ही आपकी पार्टी से दामन छूटा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उस बेटी को क्या लग रहा होगा कि जो बेटी आपके भाजपा से लोकसभा की सांसद है बदायूं से, कि उसके पिता को आपकी पार्टी द्वारा आपके द्वारा दलाल कहा जा रहा है आज। मित्र, ये राजनीति का कैसा शर्मनाक मंजर है। मित्र, मेरी एक बात मान लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान पद प्रतिष्ठा इनको दिया, इसके एवज में क्या कहूंगा। और रही बात आप, तो मैं टेक्निकल पहलू पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे समाजवादी मित्र पहले ही कोराम हो अल्लाह मचाना चाहते हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और उनकी अस्वस्थ बेटी माननीय लोकसभा सांसद मिश्रा जी का मैं सम्मान करता हूं। उनका यह वक्तव्य है और ऑन रिकॉर्ड आप भी देख सकते हैं कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, अभी पार्टी नहीं छोड़ी है। हाँ, ये और हमारे शीर्ष नेतृत्व में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने मौर्य ने कहा कि जल्दबाजी में कोई आप फैसला न करें, आप इस पर पुनर्विचार करें। और रही बात दूसरी बात, वह समाजवादी पार्टी में फोटो डालकर जा सकते हैं, वह स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी पार्टी से ज्यादा सम्मान वहां मिलेगा तो वो अपनी राहें स्वतंत्र कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र के पर्व में सबको अपनी इच्छा अनुसार चुनाव लड़ने का हक है, ये हमारा संवैधानिक दर्जा है और उनको मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल, शुभकामनाएं 2 बार दे चुके हैं आप देशबंधु जी। ये शुभकामनाएं क्या पता कहीं वो सिक्का भी खड़ा हुआ है, अभी गिरा नहीं है। अभी तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सिक्का जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गिरा है वो खड़ा हुआ है, अभी ये नहीं पता चला है कि गिर गया है कि नहीं गिरा है। हिमांशु वाजपेयी, खड़ा है या गिरा है, देखिए जब बाण में चढ़ जाता है, अब आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं आपके पास का मतलब वो राजनीतिक। अब आ रहा हूं मैं देशबंधु जी। हाँ, हिमांशु वाजपेयी, जब 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनके साथ थे, इनकी सरकार बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अपनी निभाई, तब उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत अच्छा चरित्र था, ईमानदार थे, जनाधार वाले नेता थे। आज जब वो इनसे नाराज हुए, इनको दामन छोड़ा, तो ये उनको एक नेशनल चैनल पर बैठकर दलाल कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कुसंस्कृति और मानसिकता, ओछी मानसिकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ बैठ के। और दूसरी चीज, ये अभी बहुत लंबा ज्ञान दे रहे थे, आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा जब ममता बनर्जी की सरकार सबसे भ्रष्टतम सरकार हुआ करती थी, तो उस सरकार के सबसे बड़े हिस्से हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उस सरकार में उनके सारे भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, वो पाक साफ थे, एकदम डिटर्जेंट से ड्राई क्लीन होके आ गए थे। मुकुल राय जो चिटफंड घोटाले के एक जमाने में प्रमुख आरोपी हुआ करते थे, वो इनकी सरकार में जैसे आए वो भी एकदम ड्राई क्लीन हो गए, महान हो गए, बहुत बड़े नेता हो गए, बड़े जनाधार वाले नेता हो गए। मोदी जी जिन चौटाला को हरियाणा में चुनावी मंचों पर बैठ के कोसा करते थे कि चौटाले ने पूरा हरियाणा खा लिया, पूरा हरियाणा बेच दिया, जब चुनाव के नतीजे आए तो उन्हीं चौटाला के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, सरकार बना ली और वो जेल से बाहर भी आ गए, वो भी ड्राई क्लीन हो गए। तो ये दूसरों पर जो टिप्पणी करते हैं, कम से कम पहले अपने गिरेबान में झांकने का काम करें। चुनावी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनावी समझौते किसने किए? क्या आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर इस प्रदेश में 6-6 महीने की सरकार नहीं चलाई? क्या आपने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं चलाई? जिस शिवसेना ने आपको महाराष्ट्र में स्थापित किया, आपको जगह दी, महाराष्ट्र में आपका क्या बोलते हैं उसको वजूद तैयार किया। जी जी बिल्कुल। रविकांत जी, ये जो पहले वो एक फिल्म में डायलॉग बोला जाता था कि किस चक्की का आटा खाते हैं, अब ऐसे ही ये डायलॉग बोला जाएगा कि कौन सा डिटर्जेंट से गंदगी धोते हैं कि नेताओं को साफ कर देते हैं बिल्कुल और स्वच्छ कर देते हैं। तो ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है देश में, और जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है कि राजनीति कैसी है और राजनीति किस ओर है। और अब ये लोग भी समझने लगे हैं कि कहाँ स्वार्थ का प्रतिशत कितना है, सत्ता का प्रतिशत कितना है और क्यों कोई किसी से जुड़ रहा है। ये सब चीज़ें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। लेकिन हम
इसमें ये सबसे बड़ी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जनता जिन अपेक्षाओं के संग वोट करती है, वो वोट करने के बाद जब नेता किसी दूसरे दल में चला जाता है तो वो अपने वोट को कैसे उसका कहीं सम्मान कैसे रखे? ये जनादेश का तो अपमान हो जाता है इस तरह से। राजनीति में तो नैतिकता की बात की जा सकती है, ना सिद्धांतवादिता की, ना शुचिता की। रही बात जो आप कह रहे हैं कि जो जनादेश है उसका अपमान, अब ये लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया गया है। बिहार में आपने देखा, गोवा में देखा, मणिपुर में क्या देखा, महाराष्ट्र में एक समय क्या हुआ था वो भी सबने देखा। तो इस समय लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और उसके साथ साथ जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज की तारीख में तो लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी शक करने लगे हैं। मीडिया का जो हाल है, सरेआम लोग बोलते हैं कि साहब ये तो गोदी मीडिया है। तो और वहां से लेकर के चुनाव आयोग पर भी लोग शक करने लगे हैं। तो लोकतंत्र जो है वो संवैधानिक संस्थाओं से मजबूत होता है। लोग तो आते जाते हैं, लेकिन अब तो हाल ये है कि लोगों से लेकर के और संवैधानिक संस्थाओं तक ये सब कटघरे में खड़े हुए हैं। और उन हालातों में केवल एक पक्ष बचता है, वो है जनमानस जी। लेकिन पिछले अगर आप 2 दशक की राजनीति को देखेंगे तो लगातार जो जनता का विवेक है और खास करके उसका नागरिकता बोध है, उसको ही एक तरह से उसका क्षरण किया जा रहा है लगातार। कभी उसको जाति के नाम पर विभाजित किया जाएगा, कभी धर्म के नाम पर उत्तेजित किया जाएगा। तो जहां जनता जाति और धर्म में विभाजित होने लगे, उसमें नागरिकता बोध पैदा ना हो, उसमें मताधिकार की ताकत का अंदाजा ना पैदा हो, तो देश फिर गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस समय देश में आलोचना करने वाले भी लोगों की कमी नहीं है। ये लोकतंत्र इसीलिए मजबूत बना हुआ है। आज अगर संविधान को भी जिस तरह से पेश किया जा रहा है, वो हरिद्वार की धर्म संसद में देखा गया कि जहां भगवा कपड़े में साहब उसको पेश किया गया, या जिस तरह की भाषा का वहां इस्तेमाल हुआ, एक समुदाय के आप नरसंहार की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, माने जो साधु सन्यासी थे, कि आप कलम छोड़ दीजिए और तलवार उठा लीजिए, शस्त्र की ट्रेनिंग लीजिए। ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैंने कहा ना कि उसकी आलोचना करने वाले भी लोग कम नहीं है जी। और यही वजह है कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान और इस देश की जो आत्मा है वो अक्षुण्ण है। ये समय आता जाता है। 1975 से 77 का दौर भी इस देश ने देखा है कि जब सीधे तौर पर आपातकाल लागू कर दिया गया, उस समय भी अखबार पूरा सरकारी विज्ञापन बन गए थे। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार करोड़ों रुपए के विज्ञापन अखबार के फ्रंट पेज से लेकर के पेज 8 तक वही रहता है। सरकार की उपलब्धियां ही गिनाते रहते हैं। और टाइम मैगजीन तक में विज्ञापन के नाम पर लेख दिए गए। इस समय आप देखिएगा बहुत सारे पत्रकारों के नाम से लेख छप रहे हैं, लेकिन वो कहीं और से लिख करके आ रहे हैं। और ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं जी। लेकिन जो मैंने कहा ना कि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उस व्यवस्था के जो भी समय चल रहा है उसके आलोचक भी हैं इस देश में। और यही वजह है कि ये लोकतंत्र मजबूत है जी। और जनता के विवेक पर जो लोग शक करते हैं, जिनको लगता है कि हम जनता को खरीद सकते हैं या जनता को मूर्ख बना सकते हैं, जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा सकते हैं, तो आप 1-2 बार तो कर सकते हैं जी। लेकिन आप निरंतर ऐसा करते रहेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जनता का पेट भी भरना है, बिल्कुल। उसके बच्चों की पढ़ाई का भी सवाल है जी। उसके अपने दवाई का भी सवाल, जो कोरोना काल में सरकार नदारत दिख रही थी एक तरह से जी। तो ये सवाल अब ज्यादा मौजू हो गए हैं। आप धर्म के नाम पर किसी एक पशु को लेकर के आ जाएंगे और वो किसान के खेत चर जाएंगे, तो किसान क्या पूछता ही रहेगा सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊंगा करता है मैं आऊंगा और जब उसका अधिकार सामने आता है तो वो लड़ता है।
रविकांत जी, मैं आऊँगा आपके पास। देशबंधु जी, ये जो एक एक करके विकेट गिरते जा रहे हैं अब, और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये जो खबरें लीक हुई है, ये कहीं कमी मानी जा रही है। और कल केंद्रीय नेतृत्व की एक चिट्ठी भी प्राप्त हुई थी प्रदेश नेतृत्व को कि सहजता बरती जाए, व्यवहार में नरमी लाई जाए। तो ये जो आंतरिक खबरें लीक हुई हैं और ये जो विधायकों को पता चला है कि आपके टिकट कटने वाले हैं और वो धीरे धीरे अपना कहीं किनारा कर रहे हैं, तो ये जो फेलियर हुआ है, ये कैसे आप इसको बताएंगे? ऐसा आपने चर्चा की, पहले तो रविकांत जी को मैं बहुत आदर करता हूँ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, लेकिन इनकी कुछ बातों से मैं असहमत हूँ। मैं उस पर टिप्पणी कर दूं। जैसे कि इन्होंने बात की 1977 आपातकाल और हमारी सरकार में जमीन आसमान था। आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं बता जो इन्होंने कहा जातिवाद। जब से 2014 से हमारे यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी ने पद संभाला है, तब से कोई ऐसा मुद्दा नहीं। और कई बात इन्होंने संवैधानिक क्षरण की बात की, तो मान्यवर इसी भारतवर्ष की 130 करोड़ की जनता जनार्दन ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब रही बात कही ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, तो चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 का समापन हो या अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, वह हमारे प्रधानमंत्री की जीवटता का प्रमाण है कि आज शांति से पूर्वक, देखिए धारा 370 भी जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई और अमन चैन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लक्षित। अब दूसरी बात, अब बात होती पिछली सरकार की बात, तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश को गर्त में ला दिया, अर्थ से लेके फर्श तक कितने घोटाले हुए, या हमारे पत्रकार बंधु, आपका चैनल है, मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, ये डिबेट बहुत लंबी हो जाए, कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। और आप बता दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री आज 8 वर्ष उनका कार्यकाल हो रहा है और आपने देखा उनके साथ अभी पिछले सप्ताह कितनी गलत घटना हुई। वो प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री नहीं है, वो 130 करोड़ के लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, और दूसरे 24 करोड़ की जनता ने हमारे मुख्यमंत्री को भी चुन कर भेजा। तो संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हमने किया कि इन्होंने किया? कोई ऐसा कोल घोटाला, अभी आपने देखा रॉबर्ट वड्रा का वो घोटाला जो राफेल डील में हुआ था पैसे की, उसकी भी लीक हुई खबर। अब आता हूं एंकर साहब, आपने जो बात की, ये चुनावी बेला है। जो विधायक हमारे जिनका परफॉर्मेंस खराब है, अगर हम मानते हैं 2, 4, 10, 20 जो संख्या आपके पास है, मैं इसका सर्वेक्षण नहीं करूं, टिकट कटेगा ही, तो वो स्वतः आरोप लगाकर देखिए, अगर आप काम नहीं करेंगे और आपका किन्हीं कारणों से, हमारी एक निजी एजेंसी भी है, सर्वे भी होता है, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश स्तर से रिपोर्टें जाती है, अगर किन्हीं कारणों से आपका टिकट कटा है, तो आपके पास आप यही चारा होता है कि आप दूसरों पर आरोप लगाकर अपना दूसरा मार्ग लगा। अगर मैं आप पर भी व्यक्तिगत आरोप लगाऊंगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता, प्रोफेसर साहब जानते। अगर आपका टिकट आपके कार्यों के द्वारा कटा है या किन्हीं परिस्थितियों से आप नॉन परफॉर्मर हैं और आपका टिकट सूची से नाम बाहर है, तो आरोप लगाकर आप दूसरे रास्ते को खोजने का प्रयास जरूर करें। और रही बात आने की, तो यह चुनावी बेला है, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। और अगर अभी भी आप देखिए, इनके भी बहुत सारे विधायक हैं जिनकी हमारे से बात चल रही है, और उसके पश्चात अभी आने वाले समय में, यह तो चुनावी पर्व है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं बात। और हमारे समाजवादी मित्रों ने अभी एक बात कही पश्चिम बंगाल, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ज्यादा विषय के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुद्दा दूसरा। हम 3 सीट से 75 सीट पे वहां पहुंचे हम मान्यवर, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या आप खुद भी जानेंगे। और रही बात दूसरी बात, आप कहते हैं काम की, अगर हमने काम न किया होता, अगर हमने 2014 से लेकर 2022 काम न किया होता, तो ये संपूर्ण भारत की जनता जो कि बहुत समझदार है, बहुत विवेकशील, और हमारा जो देश है उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बहुत मजबूत स्तंभ है, इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। और रही अब हमारे प्रदेश की बात, चुनावी बेला है, कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, तो आराम मचाने बवाल, अभी बहुत सारे टिकट है, प्रथम और द्वितीय चरण की सूची जारी हो जाएगी। देशबंधु जी, और ये जो मेरा सवाल था आपसे, देशबंधु जी,
दिखता है, लेकिन जो बात रही हमारे अपने काम देशबंधु जी, अपने मुद्दे के द्वारा जनता के बीच में जाएंगे, हम किसी की बरगलाने में नहीं जा। और मैं आ रहा हूँ, हिमांशु जी आ रहा हूँ, आप क्या सवाल पूछेंगे मेरे को तो पूछ लेने दीजिए पहले। यह सब देखिए व्यापारिक स्टंट है। जब आदमी की को कुछ नहीं सूझता है तो केवल मिथ्या आरोप बढ़े जाते हैं। आपसे भी पूछूंगा, रुक जाइए, की कहानियां तो सही थोड़ा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैं ये कह रहा हूँ देशबंधु जी कि 11 करोड़ विशाल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप बात समझिए, आपने कहा जैसा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश में भी 2-4 करोड़ तो कार्यकर्ता होंगे ही। उसमें से भी अगर ये आयात निर्यात चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है ये व्यवस्था पर। आपकी बात तो मैं कहता हूँ, आपने जो कहा 11 करोड़, हाँ। तो अगर मैं उस परिप्रेक्ष्य में जाऊं तो हमारे माननीय अखिलेश जी ने तो पहले ही हार मान ली। वो कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पहले से कमजोर हैं, हमारे छोटे दलों को उतना स्पेस नहीं मिलता है, हमारे एक एक घर पे हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है, तो हम डिजिटल। देखिए चुनाव आयोग ने जो नियमावली बनाई है या जो नियम चुनाव आयोग ने निर्देशित, आप मेरी बात नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए कम से कम। और हमारे प्रत्येक बूथ पर देशबंधु जी, आपने बात की ना कि फौज है, सर मेरे सवाल का जवाब है, तो हम नहीं रोक सकते हैं। आप भी एक सब ब्रांच चैनल के हैं, और विकास के मार्ग में अगर आपको भी अच्छा ऑफर मिलेगा तो आप जा सकते हैं, लेकिन एक जाना होता है कि आदमी जो है अपने विकास के लिए जाता, और एक होता है बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग करके किसी के ऊपर आरोप लगाकर और अपनी परिवारवाद को बढ़ावा देके अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पार्टी से परे रखकर, न हमारी पार्टी ऐसी है, जिसको जाना है वह जा सकता है, और जो हमारी विचारधारा से सहमत है उसका स्वागत भी है। इस पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, आने जाने वाले कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम अपने सिद्धांत को, अपने अनुशासन को और प्रदेश को विकास के मार्ग पर जाने से रोकने के लिए जो कदम है वो हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार उठाएगी और उठा रही जी। हिमांशु वाजपेयी जी, अब ये विचारधारा मुझे नहीं समझ आती कि जहां बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, सभी पक्षों के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें चरमपंथी भी हैं, कट्टरपंथी भी हैं, नरमपंथी भी है, आशावादी भी है और निराशावादी भी है, प्रयोगवादी भी है। वो निराशावादी हो जाते हैं जब सत्ता का कार्यकाल समाप्त होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आप का जो एकदम कहीं ना कहीं आप आए हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे एक मुख्य धारा में आपका ये वर्चस्व हो रहा है कि अब भाजपा की लड़ाई सपा से रह गई है, उसमें आपको भी अपने आप को सुरक्षित रखना होगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि जनता सब देख रही है। देखिए जनता निश्चित रूप से सब देख रही है, और हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी अभी कह रहे थे कि बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ योगी जी की सरकार में, तो हम भी तो साफ कह रहे हैं कि आप उन्हीं विकास कार्यों पर लड़ाई लड़िए, उन्हीं कामों पर लड़ाई लड़िए। यदि इतना काम आपने किया है तो आपके मुख्यमंत्री को 80% और 20% तुष्टिकरण करने की आवश्यकता है। आप लोग क्यों हर बात में मंदिर मस्जिद लेके आ रहे हैं, क्या आवश्यकता है? हम तो कह रहे हैं आम जनमानस के मुद्दों पर आप आइए। आप महंगाई पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की जो जनता महंगाई से जूझ रही है उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरी चीज, मैं आपके राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे उनकी बात से अपने आप को जोड़ते हुए कहता हूं, क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस कड़कड़ाती ठंड में एक रात खेतों में गुजार पाएंगे? हमारे देश का किसान, प्रदेश का किसान ऐसी ठंड में रात में खेतों में गुजार रहा है अपनी रात। और दूसरी चीज, ये गौशाला की बात करते हैं तो मैं इनको लेके चलता हूं उत्तर प्रदेश की 20 गौशालाओं में, मैं इनको वहां जिस गाय को ये माता कहते हैं, जिस गाय की हमारे धर्म में पूजा होती है, उन गाय की स्थिति में दिखा सकता हूं आपको चल के। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने निश्चित रूप से गायों के लिए गौशाला का निर्माण कराया, उसमें कितनी धांधली हुई, क्या हुई है? जब सरकारें बदलेंगी तो आपका भी जो त्रिया चरित्र है सामने आएगा। लेकिन त्रिशूल जी, जिस प्रकार सड़कों पर छुट्टा सांडों का आतंक है, हमारे कई उत्तर प्रदेश के लोग एक्सीडेंट में मौत का शिकार हुए उन सांडों की वजह से। गायों की व्यवस्था तो आपने कर दी, लेकिन इन छुट्टा सांडों की व्यवस्था क्या क्यों आपने नहीं करी? उनके लिए क्या व्यवस्था आपके पास है? आप जनता के पास, मैं तो कह रहा हूं आपने गौशाला खोली थी, आप नंदीशाला भी खोल देते। और दूसरी चीज जो अहम मुद्दा है, आपने गरीब के हाथ में कटोरी चम्मच और थाल तो दे दिया, लेकिन उस कटोरी चम्मच और थाल में वो खाना कहां से लाएगा? आपने सिलेंडर दे दिया, गैस इतनी
इतनी महंगी कर दी कि वो दोबारा उसको भरवाने के लायक नहीं है। इसी प्रकार आप अहम मुद्दों पे आप देखिए, सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए, जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें हैं, जो आदमी की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ी है, जो हमारी माताओं बहनों के किचन के बजट को खराब करती है, उन चीजों पर महंगाई बिल्कुल बेलगाम है। उस पर ये बोलने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार नहीं है। अब ये आते हैं कि बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर चलता है, लेकिन सामने पंडित जी खड़े हैं तो उन पे चढ़ जाएगा, सामने खान साहब खड़े हैं तो उन पे चढ़ जाएगा, लेकिन सामने अगर योगी जी के बिरादरी वाले क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, फरार मुजरिम है, तो बुलडोजर उनको देख के मुड़ जाएगा। तो इनके बुलडोजर की भी ये हकीकत है। तो अब ये जनता के सामने चूंकि पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं, इनकी वास्तविकता जनता के समक्ष बिल्कुल साफ साफ आ चुकी है, तो आज ये तरह तरह के ऊपर बात करेंगे। आप कह रहे हैं बार्गेनिंग, अरे बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आपके साथ क्या बार्गेनिंग करी? राजभर जी ने आपके साथ क्या बार्गेनिंग करी? और जब 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके आए थे तो क्या बार्गेनिंग करके आए थे? राजभर जी आपके साथ मिले थे तो क्या बार्गेनिंग करके मिले थे? हिमांशु वाजपेयी, एक सवाल आपसे मेरा, और झूठे आरोप मत लगाइए। हिमांशु वाजपेयी, देखिए आज अभी जो सूचनाएं आ रही हैं छन छन के लखनऊ से, आपकी भी शायद आज लिस्ट आने वाली है, आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, आज रात देर रात को आ जाएगी, और आपकी पार्टी कार्यालय में भी जूते नहीं चले तब आपकी सफलता है, तब आपकी सफलता है, तब आपकी रणनीति है। अभी आपने कहा कि आज शाम से लेके कल तक सूची आ जाएगी। पार्टी में क्या होगा, सूची आने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी, वो हमारे और आपके सामने होगी। उसमें मैं अभी से आपसे कह दूं अतिशयोक्ति होगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सबका सम्मान है। जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है बिना शर्त, जो लोग बिना शर्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका सबका सम्मान है, और किसी के भी सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सबको समान रूप से सम्मान मिलेगा। और जो भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं, देखिए अभी सर्वे की बात हमारे साथी कह रहे थे, इनको आप एक चीज समझिए, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 300 से अधिक विधायक थे। अगर इनको ये पहले से पता था कि इनके 20 से ज्यादा विधायक निकम्मे हैं, जो ये खुद कह रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस खराब है, जिनका जनता से कनेक्शन नहीं है, उनको निकाल देते पार्टी से। अगर इतने जनता के खैरख्वाह थे, इनके पास तो 300 से भी ज्यादा थे, उनको पहले ही निकाल देते पार्टी से, हटा देते हैं। कहते नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने योग्य नहीं है, क्योंकि आप जनता के काम नहीं कर रहे हैं, जनता की सुन नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजना को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आज जब वो चुनाव आ गया तब ये बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग विधायक थे, वो काम नहीं कर रहे थे, उनका व्यवहार नहीं अच्छा था, जनता के प्रति उनका व्यवहार नहीं अच्छा था। ये सारी जानकारी जब आपके पास थी तो आप पहले निकाल देते उनको, तो हम मानते हैं कि आप जनता के खैर ख्वाह है। आज जब आपको लग रहा है कि आपका वो प्रत्याशी नहीं जीतेगा, तो आप टिकट बदल रहे हो, टिकट बदलने पर ठीकरा फोड़ रहे हैं उन विधायकों के ऊपर। नीतियां आपकी खराब, गांव में आपके विधायक घुसने नहीं जा रहे हैं, मंचों पर आपके विधायक पीटे जा रहे हैं, गांव में आपके सांसद दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं, आपके प्रचार वाहनों की एंट्री बंद है, आपके आगमन की एंट्री के पोस्टर लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस गांव में घुसना बना है, और ठीकरा फोड़ रहे हैं। कहाँ लगे पोस्टर हिमांशु वाजपेयी जी, कहाँ लगे पोस्टर? आप भी निराधार बातें कर देते हैं। अरे एक आध पोस्टर हमें भी दिखा दीजिए, कहाँ लगे हैं? मंच पर उन्नाव के अंदर मंच पर चढ़कर इनके विधायक के साथ क्या किसान, एक बुजुर्ग किसान ने किया, वो उनके बाद में स्पष्टीकरण दिया पंकज गुप्ता ने, चाचा थे उनके, बहुत पुराने संबंध था उनका गहरा। क्या प्रचार, इनके प्रचार वाहनों को गांव में रोका गया? नहीं रोका गया। मैं तो आपको सबूत दे सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। क्या इनके सांसद को गाँव में दौड़ा दौड़ा कर नहीं पीटा गया? कौन सांसद को पीटा गया बताइए जरा, कौन सांसद? मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ। अरे पूरा वीडियो देखिए, अब किसी को मैं नाम लेकर यहाँ, फिर ये गलत बात है ना। आप ऐसा लगता है कि ये स्पष्ट बात है। और देखिए, और देखिए आप क्या वीडियो भेज सकता हूँ। हिमांशु वाजपेयी जी, आप क्या भाजपा की आलोचना करके चुनाव लड़ेंगे? आपका खुद का भी तो एजेंडा होगा कुछ। हमने तो प्रारंभ से कहा, हम इनकी आलोचना, हम तो जनता के मुद्दों पर इनसे सवाल करते हैं, महंगाई पर सवाल करो, ये जवाब नहीं देते। अभी हम अब सरकार में ये बैठे हैं, जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये हमारा चालीसा खोल देते हैं, हमारा पुराण पढ़ने लगते हैं। दिल्ली में सवाल करो तो नेहरू जी का पुराण खोल देते हैं। अब चूंकि जवाबदेही इनकी है, इनसे सवाल महंगाई पर करो, ये कहीं और ले जाएंगे आपको। ये तो अच्छी बात है, वर्तमान पीढ़ी को इतिहास से जोड़ रहे हैं, ये तो बड़ा काम है। लेकिन बिल्कुल मैं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास हिमांशु जी, मैं आऊंगा। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जब ये राष्ट्र परिवर्तन के नाम पर छद्म समझौते कर लेते हैं, और उन छद्म समझौतों का जब खुलासा होता है,
या उनको कहीं विश्लेषित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 100% उन्हें सही माना जाए। तब ऐसी स्थिति में इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये विशुद्ध रूप से वही चुनावी हथकंडा है, और पहले भी कह चुका हूं कि ये कोई सिद्धांत इसमें नहीं है, या न कोई उस तरह की घुटन है कि वो अचानक ऐसा हो गया है। जो हवा का रुख है उसको देख करके ये लोग दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। दूसरा ये कि इन राजनेताओं से हम ये उम्मीद करें कि ये राष्ट्र निर्माण करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि बेमानी है। राष्ट्र निर्माण का जो बहुत बड़ा हिस्सा वो निकलता है देश की रचनात्मकता से। उसमें मीडिया का भी भूमिका होती है, उसमें जो बौद्धिक जमात है उसकी भूमिका है, उसके विश्वविद्यालय हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें और जो तमाम बौद्धिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो आते हैं। लेकिन इस समय के हालात ये हैं कि एक तो डिस्कोर्स के लिए उस तरह का स्पेस बचा नहीं है अब देश में। हम लोग जानते हैं कि जेएनयू जैसी संस्थाओं को भी बहुत कलंकित करने की कोशिश की गई, जबकि सच्चाई उस तरह से नहीं थी जो दिखाई गई। जेएनयू में जो हमला हुआ वो हमलावर आज तक नहीं पकड़े गए, जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए वो आज तक नहीं पकड़े गए। उसमें खलनायक किसी और को बनाया गया, वो पता लगा कि वो बाद में वही हीरो हो गए, वो किसी राजनीतिक पार्टी में चले गए, बड़े नेता भी हो जाएंगे आगे चल करके। तो इस तरह से जब हमला होता है आप उन बौद्धिक संस्थाओं पर, बौद्धिक लोगों पर, या जो उस निर्माण की प्रक्रिया में जिनकी बड़ी भूमिका है, तो मुझे लगता है कि देश उससे आगे नहीं जाता, पीछे जाता है। देश विशुद्ध रूप से जो देश का निर्माण है वो संवैधानिक जो विधि विधान है उनके अनुसार चलेगा। लेकिन ये जो पार्टी जिसकी सरकार है वो संविधान के विरोध में उसने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उनका जो राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा है वो निश्चित रूप से प्रेरक हो सकता है। लेकिन वो आप किस बिना पर राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, इसमें मैं कांग्रेस का थोड़ा फेलियर मानता हूँ कि उन्होंने गवर्नेंस को लेकर के ही केवल बाद में पॉलिटिक्स की या सत्ता में केवल उन्होंने गवर्नेंस पर ध्यान दिया, उन्होंने विचारधारा पर ध्यान नहीं दिया। वो स्वाधीनता आंदोलन में जो चीजें हो रही थी वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या देश को लेकर के जो इतिहास है उसकी विरासत है उसका वर्तमान कैसा हो उसमें भी वो शायद फेल रहे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी विचारधारा को बहुत उग्र तरीके से लागू करने में उनको एक मौका मिला। लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो देश है वो बहुलतावादी है, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है ये। उस बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में आप किसी एक रंग को, एक भाषा को, एक धर्म को, एक नस्ल को, एक समुदाय को नहीं सोच सकते। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो वैविध्य है इस देश का वही उसकी खूबसूरती है। और सबको समेट करके ये देश चला है, वो नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह तक। लेकिन समस्या ये है कि जब आप एक रंगी होने लगते हैं, जब आप संविधान की जो आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, मसलन धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जो दो मूल्य हैं उन पर आप सीधे तौर पर प्रहार करने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश के प्रति ठीक नहीं है। आप चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि पहले भी कि राजनीति में चुनाव तो आते जाते हैं, आज ये जीते हैं कल वो जीतेंगे, देश वहीं रहेगा। और देश के निर्माण का दायित्व इसलिए मैंने कहा कि रचनात्मक लोगों पर ज्यादा है। बिल्कुल, इन नेताओं से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। बिल्कुल, मैं अब सवाल कर लेता हूं देशबंधु दीक्षित जी से। देखिए, देशबंधु दीक्षित जी और प्रोफेसर साहब ने कहा है ना, उसको मैं एक लाइन में सवाल में पूछ लेता हूं आपसे कि ये चुनाव जहर बांट के क्यों जीते जा रहे हैं, अमृत बांट के क्यों नहीं जीते जा रहे हैं। सवाल ये है सबसे बड़ा। आपने जो कहा भारत माता की जय बोलने में कोई समस्या है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब से कहता हूँ वंदे मातरम बोलने में कोई किसी को शर्म है? तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, तालिबान का नाम लेना, जिन्ना का नाम लेना, हम गन्ना की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं।
क्या खूनी खेल नहीं हुआ? कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे रहा? चुनाव आते जाते रहते हैं, मैं बात समझता हूँ। चुनाव में विजय की भी बात मैं मानता हूँ, विजय पराजय भी होती है, लेकिन क्या विजय पराजय शून्य है? कौन सी संवैधानिक संस्थाओं पे हमारे प्रधानमंत्री ने, प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी प्रधानमंत्री ने बात की? केवल पुरस्कारों को वापस करते के दबाव बना के संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हो रहा है, या आप उस राजकुमार की बात कर रहे हैं जिसका पूरा आकंठ, पूरा का पूरा परिवार बेल पर छूटा हुआ है, उसकी बात आप कर रहे हैं? नहीं कौन से आतंकवाद की बात करते हैं? पहला घोटाला, फर्जी घोटाला, 3G घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, आज राष्ट्र की बात करते हैं। विश्व के किस देश में आज प्रधानमंत्री ने हमारे देश का मान और सम्मान नहीं बढ़ाया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ। इससे पहले की भी सरकार थी, बाहर के विश्व के देश हमारे तरफ तीसरी लगाव से देखते थे। आज विश्व का कोई पड़ोसी देश हो, भारत अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब देने बात करते हैं। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं बेरोजगारी की, बात करते हैं महंगाई की। आप इनकी सरकार की तुलना कर लीजिए। मैं NSS के डाटा, मैं BSc का सेंसस मैं नहीं देखना चाहता हूँ। कोरोना काल की भी जीविका में विश्व के विकसित देश की इकोनॉमी डाउन हो गई। मैं प्रोफेसर साहब की बुद्धिमत्ता का, तब भी भारत ही एक कृषि प्रधान देश था और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, आप इनकी हमारी वैक्सीन को कहते हैं विदेश की वैक्सीन। नहीं सर, ये सर देखिए देशबंधु जी, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर, अरे सर सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, तालिबान है, सुन लीजिए देशबंधु जी, ये प्रोफेसर साहब जो कहना चाह रहे थे, मैंने एक लाइन में कहा, अब मैं दोबारा कह रहा हूं आपसे, ये विचार ये पूछ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से भाजपा, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, अरे सर सवाल, मेरा भी सवाल सुन लीजिए आप। मैं प्रोफेसर साहब से व्यक्तिगत रूप से इनके हिसाब से, अरे समय कम है, समय कम है, माता की जय बोलने में समय कम है महाराज, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल। ओहो प्रोफेसर पे मुझे शक है, इनकी वित्तता पे, ये राष्ट्र धर्म की कौन सी बात कर रहे हैं? अरे सर सुन लीजिए, समय कम है, सुन लीजिए सवाल। ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, या मैं भी पूछ रहा हूं, या पूरा देश पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से चलती हुई भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य तक पहुंच गई, ये परिवर्तन कैसे हुआ है, ये पूछ रहे हैं। मैंने यह कदापि नहीं कहा। देखिए, आपकी डिबेट का मुद्दा था, मैं अभी भी नहीं भटकूंगा। हाँ। मैंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे, और मैं फिर उसी बात को कह दूंगा कि वो जा सकते हैं, उनके जाने पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। हिमांशु वाजपेयी जी, छोटी सी संक्षिप्त बात रख दीजिए। हिमांशु जी संक्षिप्त जी मैं इतना कहना चाहूंगा हाँ। कि कोरोना महामारी को ढाल बनाकर इकोनॉमी का रोना बंद करिए। ठीक है, इसी बिल्कुल इकोनॉमी में ठीक है, क्या सेंट्रल विस्टा का काम रुक सकता था? ठीक है, बिल्कुल क्या समय समाप्त हो रहा है। रविकांत जी, देशबंधु दीक्षित जी, हिमांशु वाजपेयी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल स्वामी विवेकानंद के विचारों से चलकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, और सोचना होगा कि परिवर्तन क्यों हुआ है, और शायद इसी का नाम राजनीति है। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। 14 जनवरी को, जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे।